हेलो प्यारे बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर का यहां तक का पार्ट डिस्क्राइब किया था। टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। मैंने आपको बताया था कि जो एनी फ्रैंक है उन्होंने जो डायरी लिखना स्टार्ट किया था उस डायरी का नाम रखा था किटी। और इसके आगे का पार्ट आज के वीडियो में कवर करेंगे। और ये पार्ट स्टार्ट होता है यहां से। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है अ वर्ड ऑफ माय स्टोरीज टू किटी। जो किटी के साथ मेरी स्टोरीज के वर्ड्स हैं उनको शायद कोई भी व्यक्ति न समझ पाए। फिर भी इफ आई वर टू प्लंग राइट इन, फिर भी यदि मैं उत्साहित रूप से लिखना चाहती हूं तो मैं लिखूंगी। प्लंग राइट इन का मतलब होता है बहुत ही इनर्जेटिकली कुछ भी वर्क करना। तो इनर्जेटिकली वो वर्क करना चाहती हैं तो इसलिए वो वर्क करती हैं। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। पहले तो कहती है मैं अपने जीवन का बहुत ही ब्रीफ स्केच। ब्रीफ स्केच का मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में, अल्प मात्रा में छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना। तो पहले कहती है मैं बेटा मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगी कि मैं अपने जीवन के बारे में थोड़ी सी चीज बताऊंगी। मच एज आई डिसलाइक्ड डूइंग सो, यद्यपि मुझे बहुत ज्यादा बताना इसे डिसलाइक लगता है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा बताना अपने जीवन के बारे में नापसंद है, लेकिन मैं थोड़ा सा लाइफ के बारे में जरूर बताऊंगी अपने। और आगे कहती हैं माय फादर, अपने जीवन के बारे में बताते हुए, अपने परिवार के बारे में बताते हुए कहती है माय फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, जो इस संसार के हम कह सकते हैं सबसे एडोरेबल फादर है। यहाँ पर इस संसार के लिए नहीं लिखा है, लेकिन द मोस्ट एडोरेबल का मतलब ही होता है कि जितने भी फादर्स हैं उनमें शायद मेरे ही पिताजी जो ऐसे हैं वो सबसे ज्यादा एडोरेबल है, सबसे ज्यादा प्रिय है। आई हैव एवर सीन, मैंने ऐसे फादर नहीं देखे हैं पहले कभी भी। डिडंट मैरी, उन्होंने मैरी नहीं करी थी, मेरे फादर ने मैरी नहीं करी थी माय मदर, मेरी माता से, अनटिल, जब तक कि ही वाज 36, जब तक कि वो 36 साल के नहीं हो गए थे, 36 इयर्स के नहीं हो गए थे, तब तक उन्होंने मेरी माता जी से शादी नहीं करी थी। और कब नहीं करी थी? एंड सी वाज 25, जब तक वो 25 की नहीं हो गई थी। मतलब दो कंडीशंस यहाँ पर हैं कि मेरे फादर ने तब तक मेरी मदर से शादी नहीं करी थी जब तक वो 25 की नहीं हो गई थी, और मेरे पिताजी 36 के नहीं हो गए थे तब तक उन्होंने शादी नहीं करी थी। आगे बताती है मेरी सिस्टर मार्गॉट, जो मेरी सिस्टर थी मार्गॉट वॉज बॉर्न, उसका जन्म हुआ था इन फ्रैंकफर्ट। इन फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट जर्मनी का एक शहर है, वहीं पर हुआ था इन जर्मनी, जर्मनी में। और कब हुआ था? इन 1926, 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नाम के शहर में इनकी बहन का जन्म हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन, और इनका जो जन्म था वो 12 जून, इनका मतलब एनी फ्रैंक का, जो एनी फ्रैंक का जन्म था वो 12 जून 1929 को हुआ था। 1929 12 जून, ये आपको डेट बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है, याद कर रखनी है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि ये डेट इनके जन्म की है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो 12 जून 1929 को इनका जन्म हुआ था। आई हैव लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट में रही थी अंटिल आई वाज 4, जब तक मैं 4 ईयर की नहीं हो गई थी, मतलब जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई थी तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही थी। माय फादर, जो इनके फादर थे, इमिग्रेटेड, इमिग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह को चले जाना, प्रवास करने के लिए। तो प्रवास करने के लिए कहाँ चले गए थे? हॉलैंड को चले गए थे। कब गए थे? इन 1933, 1933 में गए थे। इनका जन्म हुआ था 1929, यानी कि इनके जन्म के 4 साल बाद, इनके जन्म के 4 साल बाद इनके फादर फ्रैंकफर्ट से, जो जर्मनी में है, वहां से हॉलैंड को चले गए थे। और तब तक ये पूरा परिवार मिला के वहीं पर रहते हैं। माँ मदर, मेरी माता जी, जिनका नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक इनकी माता जी का नाम था।
वेंट विद हिम, वो भी उनके साथ ही चली गई थी हॉलैंड को इन सितंबर। यानी कि मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों लोग सितंबर में ही हॉलैंड को चले गए थे 1933 में। 1933 के सितंबर में मेरे मम्मी और मेरे पापा दोनों लोग हॉलैंड को चले गए थे जर्मनी से। आगे बताती हैं, वाइल मॉगॉट एंड आई वर सेंट, और जब मेरे मम्मी और पापा दोनों लोग चले गए हॉलैंड को, तो मैं और मेरी जो बहन थी, मागॉट एंड आई, मैं और जो मेरी बहन थी, सेंट, मुझे भेज दिया गया था, सेंट टू एचएन, एचएन को भेज दिया गया था। एचएन को क्यों भेजा गया था? टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर। भेज इसलिए दिया गया था क्योंकि ये फ्रैंकफर्ट में रहते थे, वहां से इन्हें एचएन भेज दिया गया था। एचएन भी एक शहर का नाम है जर्मनी का, वहां पर इनकी दादी रहती थी, तो वहां पर दादी के साथ रहने के लिए इन्हें उनके पास भेज दिया गया था। मॉगॉट वेंट टू हॉलैंड, और मॉगॉट जो थी वो भी हॉलैंड को चली गई। वो कब चली गई? इन दिसंबर, वो दिसंबर में चली गई हॉलैंड को। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में चली गई। इट मीन्स फरवरी ये डेट है 1934 की। 1934 में हॉलैंड को चली गई थी एनी फ्रैंक भी, और एनी फ्रैंक की जो बहन थी मॉगॉट, वो दिसंबर में गई थी 1933 में ही। इसके आगे बताते हैं, व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल, जब मुझे प्लंक्ड डाउन कर दिया गया। प्लंक्ड डाउन का मतलब होता है बिठा देना। तो जब मुझे बिठा दिया गया टेबल पर एज अ बर्थडे प्रेजेंट, बर्थडे प्रेजेंट के रूप में मॉगॉट, यानी कि इनकी जो बहन का बर्थडे था वो बर्थडे होगा फरवरी में ही, तो उसी फरवरी में जब ये वहां पर गई थी, तो इन्हें बर्थडे के प्रेजेंट के रूप में इनकी बहन के लिए वहां पर इन्हें बुला लिया गया था। प्रेजेंट है, तो इस प्रकार से चीजें ये क्लियर करती हैं अपने फैमिली के बारे में। और आगे बताती हैं, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। कहती आगे कि मॉन्टेसरी स्कूल वहीं पर था हॉलैंड में ही, वहीं पर इन्होंने पढ़ना शुरुआत कर दी थी, एंड आई स्टेड देयर, और मैं वहीं पर रही थी अंटिल आई वाज 6, जब तक मैं 6 ईयर की नहीं हो गई, तब तक मैं मॉन्टेसरी स्कूल में ही पढ़ती रही। एट विच टाइम, और उस समय की बात है, आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मीन्स होता है फर्स्ट क्लास, तब इन्होंने फर्स्ट क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और ये वहीं पर पढ़ती थी, और उसके बाद भी वहीं पर पढ़ती रहती है। और आगे बताती है, इन द सिक्स्थ फॉर्म, जब मैं क्लास 6th में पहुंची थी, माय टीचर, मेरी टीचर जो थी उस समय मिसेस कूपरस थी, जो इनकी टीचर थी उस समय वो मिसेस कूपरस थी, द हेड मिनिस्ट्रेस, और वो हेड मिनिस्ट्रेस थी भी। हेड मिस्ट्रेस का मतलब होता है स्कूल की प्रिंसिपल, तो उस समय वो स्कूल की प्रिंसिपल भी थी और इनकी टीचर भी थी मिसेस कूपरस, जिनका नाम था। एट द एंड ऑफ द ईयर, उस साल के अंत तक, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों की आंखों में आंसू थे। हम दोनों का मतलब है एनी फ्रैंक और साथ में मिसेस कूपरस जो इनकी टीचर थी, दोनों के आंखों में आंसू थे। एज वी सेड, क्योंकि हम दोनों लोगों ने एक दूसरे से कहा, अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल का मतलब होता है एक ऐसी विदाई जो हृदय को ही झकझोर कर रख दे या तोड़ कर रख दे, तो ऐसी विदाई हम दोनों ने एक दूसरे से ली। इन द समर ऑफ 1941, समर ऑफ 1941 की बात है, तो इनकी जो ग्रैंड मदर थी फेल इल, वो बीमार हो गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन करवाना पड़ा। जब वो बीमार हो गई तो उनका एक ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माय बर्थडे, एक्चुअल में जो इनका बर्थडे होता है वो समर में ही था, क्योंकि इनका जो जन्म ही है वो 12 जून 1929 का है, और जून समर में ही पड़ता है। और उसी समर में 1941 की बात है, जब इनकी दादी बीमार हो गई, इनका ऑपरेशन करवाना पड़ा, तो जो इनका बर्थडे पड़ता था जून में ही, उस बर्थडे को बहुत ही सिंपल तरीके से पास करना पड़ा, मतलब पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन,
बहुत ही हल्का फुल्का बस सेलिब्रेशन कर लिया गया, केक कटवा दिया गया और खत्म कर दिया गया। इनका बर्थडे बहुत ही हल्के रूप से मनाया गया। ग्रैंड मदर डाइड इन जनवरी 1942। ऑपरेशन हुआ था 1941 में, इसके बाद जनवरी में इनकी दादी 1942 में एक्सपायर हो गई। नो वन नोज, कोई जानता नहीं था हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कि मैं कितना अपनी दादी के बारे में सोचती हूँ, एंड स्टिल लव हर, और अभी भी उन्हें प्रेम करती हूँ। अब इनका रिलेशन जो था इनकी दादी के साथ, वो बहुत बॉन्ड मजबूत था उस रिलेशन का, क्योंकि अपनी दादी के साथ कई महीने तक रहती हैं, अपनी दादी के साथ कई महीने तक रहती हैं। कहाँ रहती हैं? तो मैंने ऊपर आपको बता रखा है ये कहाँ रहती थी, एचएन में। तो एचएन में अपनी दादी के साथ ये कई महीने रही थी, तो वहां पर जो इनका रिलेशन था उसका बॉन्ड बहुत मजबूत हो गया था। दैट्स वाई शी इज सेइंग कि दैट नो वन कुड अंडरस्टैंड, कोई भी व्यक्ति अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, मैं उनके बारे में कैसा सोचती हूँ और उन्हें कितना प्रेम करती हूँ, ये किसी भी व्यक्ति को सोच नहीं सकता है या किसी भी व्यक्ति को पता नहीं। आगे बताती हैं दिस बर्थडे, ये जो बर्थडे था, ये जो बर्थडे का सेलिब्रेशन था इन 1942, ये जो 1942 का जो बर्थडे का सेलिब्रेशन था वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमास कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट। कहते हैं ये जो मेरा बर्थडे 1942 का था, ये पिछले वाले बर्थडे का रिकवर था। मतलब पिछले वाला जो बर्थडे मेरा 1941 का बीता था वो बहुत ही कम सेलिब्रेशन के साथ बीता था, इसलिए ये वाला बर्थडे ज्यादा सेलिब्रेशन के साथ किया गया था, ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मेरे बर्थडे में कुछ नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से, और चूंकि इनकी दादी भी गुजर चुकी थी और इनकी दादी पहले जीवित थी तो बीमार थी, इसलिए ही कम सेलिब्रेशन हुआ था, और इस साल इनकी दादी गुजर चुकी हैं तो उनका भी एक कैंडल लगाया गया था, जो बाकी कैंडल्स थे मेरे बर्थडे केक पर उनके साथ ही दादी के लिए भी एक कैंडल लगाया गया था। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। फोर ऑफ अस का मतलब है हम चार लोग, हम चार लोग का मतलब है मम्मी, पापा, मैं और मेरी बहन। हम चारों लोग बहुत अच्छे से उस समय रह रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। ये इंपॉर्टेंट डेट है, 20 जून 1942। 20 जून 1942 इनका जन्म हुआ था 12 जून, यानी कि 12 जून जो इनका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था उसके 8 दिन बाद की बात है। ये डेट इनके प्रेजेंट की डेट है। और एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माय डायरी, ये वो डेट है जिस दिन से इन्होंने अपना पूरा का पूरा समय सिर्फ और सिर्फ डेडिकेट हो गई और अपनी डायरी को अपना पूरा समय ये देने लगी। इट मीन्स कंप्लीट रूप से अपनी डायरी के प्रति ये समर्पित हो गई और इनके पास कोई दूसरा वर्क नहीं बचा था उसके बाद। तो आगे बताती हैं, इसी पैराग्राफ में आगे बताती हैं और लिखना स्टार्ट कर देती हैं। ये वही दिन था जिस दिन से ये डायरी लिखना स्टार्ट करती हैं, यानी कि अपने बर्थडे के राइट 8 डेज आफ्टर ये लिखना स्टार्ट करती हैं और डायरी में फर्स्ट एंट्री डालती हैं सैटरडे 20 जून 1942। और ये जो डायरी थी इनको इनके बर्थडे के प्रेजेंट के रूप में मिली थी, यानी कि बर्थडे के गिफ्ट के रूप में इनको डायरी मिली थी। और उस डायरी में 1942 20th ऑफ जून सैटरडे ऐसे ये डायरी एंट्री करती हैं और लिखना स्टार्ट करती हैं, डियरेस्ट किटी। डियरेस्ट किटी, किटी किसी पर्सन का नाम नहीं है, इनकी डायरी का नाम है, जो इन्होंने अपनी डायरी को टाइटल नेम दिया है उसी का नाम है, और उसे बोलती है प्रिय किटी। ये बताती है आवर इंटायर क्लास, हमारी जो पूरी की पूरी क्लास है इज क्वैकिंग, वो क्वैकिंग कर रही है। क्वैकिंग का मतलब होता है क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है, यहाँ पर इसका मतलब होता है शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस, मतलब डर से कांपना, डर से कांपना और या फिर नर्वसनेस से कांपना, डर से कांपना या फिर नर्वसनेस से कांपना। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स मतलब पूरी की पूरी इनकी जो क्लास थी
वो डर से कांप रही थी या फिर नर्वस थी, किसी कारणवश से नर्वस थी। और नर्वसनेस का जो कारण था, द रीजन, जो इसका कारण था, ऑफकोर्स वास्तव में क्या था, इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग। इसका कारण था फोर्थ कमिंग मीटिंग। फोर्थ कमिंग का मतलब होता है आने वाली, जो आने वाली मीटिंग थी, इन विच, जिसमें द टीचर्स डिसाइड, जिसमें टीचर्स को डिसाइड करना था। क्या डिसाइड करना था? हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि कौन सा ऐसा बच्चा है जिसे नेक्स्ट फॉर्म में मूव किया जाएगा, और कौन सा ऐसा बच्चा है एंड हु विल बी केप्ट बैक, और ऐसा कौन होगा जिसे पीछे ही क्लास में रखा जाएगा। इस चीज का डिसीजन था। इट मींस द टाइम ऑफ रिजल्ट, ये रिजल्ट का टाइम था और टीचर्स की मीटिंग थी, और उस मीटिंग में टीचर्स को ये डिसाइड करना होगा कि किस बच्चे को पास करना है और किस बच्चे को सेम क्लास में रखना है। इस मीटिंग में यही डिसाइड करना था। दैट्स वाई ऑल द चिल्ड्रन वर क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, इसीलिए सारे बच्चे बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, बहुत ज्यादा डरे हुए थे। हाफ द क्लास, आधी क्लास, इज बैटिंग, इज मेकिंग बेट्स और इज बैटिंग, आधी क्लास हमारी बैट कर रही है। क्या बैट कर रही है? जियन एंड आई लाफ। जियन इनकी किसी न किसी फ्रेंड का नाम है, वो और ये लाफ करती हैं अवर सेल्फ्स। अवर सेल्फ मतलब स्वयं, ये दोनों मिलकर लाफ करते हैं सिली एट द टू बॉयज। किस पर लाफ करती हैं? तो मूर्ख लड़कों पर। सिली, मूर्ख, एट द टू बॉयज, जो मूर्ख दो लड़के बैठे हैं उन पर ये हंस रही हैं। बिहाइंड अस, जो इनके पीछे बैठे हुए हैं उन पर ये हंस रही हैं। और हंसने का एक कारण भी है, सियन एंड जैक्यूस। सियन और जैक्यूस वही ये दो बच्चे हैं जिनके ऊपर ये दोनों बच्चियां हंस रही हैं। कौन हंस रहा है? जियन और आई। आई मतलब एनी फ्रैंक और जियन इसी की फ्रेंड का नाम है, शॉर्ट में दिया गया है। तो वो और ये मिलकर हंस रहे हैं। किस पर हंस रहे हैं? पीछे इनके जो दो बच्चे बैठे हैं, एक का नाम सियन है और दूसरे का नाम जैक्यूस है, इन दोनों बच्चों पर हंस रहे हैं। और हंसने का कारण क्या है? हु हैव स्टैक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट। उनके पर हंसने का कारण ये है कि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी सेविंग्स, जो हॉलीडे की सेविंग्स थी, मतलब पूरा पूरा जितना भी पैसा उन्होंने हॉलीडे में बचाया था, उन्होंने सारी सेविंग्स बेट में लगा दी है, शर्त में लगा दी है कि तुम पास होगे, दूसरा कह रहा है नहीं तुम पास होगे। तो इस पर पूरी पूरी उन्होंने सेविंग्स लगा दी हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट मीन्स होता है सुबह से लेकर छुट्टी के टाइम तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास, एक कह रहा है नहीं तुम पास होने जा रहे हो, दूसरा कह रहा है नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं, यू आर, आप पास होने जा रहे हैं। बस इसी बात पर पूरे क्लास में बहस छिड़ी हुई है। और आधे लोग जो क्लास के हैं वो बेट्स लगा रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं कि तुम पास होगे मैं पास होऊंगा, इस चीज पर शर्त लगा रहे हैं वो। नो आई एम नॉट, तो फिर से एक कहता है नहीं मैं नहीं पास होने जा रहा हूं। इवन जीएस, प्लीडिंग ग्लैंसेस, यहां तक कि जो जीएस है वो प्लीड कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। जीएस जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है उनकी तरफ देखकर। एंड मैं क्या कर रही हूँ, जो माई एंगर आउटबस्ट है, जो मेरे क्रोध का आउटबस्ट है, जो मेरा गुस्सा फूट कर निकल रहा है, कैंट काम देम डाउन, वो भी उन्हें शांत नहीं कर पा रहा है। यानी कि ना तो जीएस का प्लीडिंग काम कर रहा है और ना ही जो मैं गुस्सा कर रही हूँ उस गुस्से से वो लोग शांत हो रहे हैं। तो दोनों प्रकार से ये बच्चियां उन्हें शांत करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन वो बच्चे हैं कि शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं और एक दूसरे से शर्त लगा रहे हैं। तो आगे बताते हैं, इफ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछते हैं, क्या मुझसे पूछते हैं, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अगर जो कोई मुझसे पूछता है कि कितने बच्चों को पास किया जाए और कितने बच्चों को फेल किया जाए, तो मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ यहाँ पर बहुत सारे डमीज हैं। डमीज का मतलब मूर्ख बच्चे, जिनमें एजुकेशन लेवल 0 है, तो उन बच्चों को फेल कर देना चाहिए, उन्हें पास नहीं करना चाहिए, उन्हें
बैक रखना चाहिए, क्लास में उसी रखना चाहिए, उन्हें पास नहीं करना चाहिए। और वो कितने हैं, अ क्वार्टर ऑफ द क्लास। अ क्वार्टर ऑफ द क्लास का मतलब होता है 1/4। अगर जो 4 बच्चे हैं तो उनमें से एक बच्चा फेल कर देना चाहिए, इसी का मतलब है क्वार्टर ऑफ द क्लास। अगर जो 100 बच्चे हैं, मान लो किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, तो आपको केवल और केवल 25 बच्चों को फेल करना है, तो इसे हम कह देंगे क्वार्टर ऑफ द क्लास। तो इस लेवल से उन बच्चों को पास करना है और इसी से फेल करना है। मुझसे अगर जो कोई पूछे तो मैं ऐसा बताऊंगी। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं, इस पृथ्वी के अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं। अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स का मतलब होता है ऐसे प्राणी जिनके बारे में पहले से कुछ नहीं बताया जा सकता है, उन्हें अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स कहते हैं। तो टीचर्स अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं इस पृथ्वी के, इसलिए उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि वो कितने बच्चों को फेल करेंगे, कितने बच्चों को पास करेंगे। इट इज नॉट डेफिनेट। तो इसीलिए बोला गया है टीचर्स ऑन द अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। आगे बोलते हैं, आई एम नॉट सो वरीड। मैं तो बहुत ज्यादा चिंतित नहीं थी। अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स का मतलब है इनकी जितनी भी मित्र थी उनके बारे में ये बिल्कुल चिंतित नहीं है। और किसके बारे में चिंतित नहीं है, स्वयं के बारे में कोई चिंता नहीं है इनको। ऐसा क्यों कहती है, क्योंकि इन्हें श्योर था कि हम तो पास हो ही जाएंगे। आगे कहती भी है, आई विल मेक इट। आई विल मेक इट मतलब हम तो पास हो ही जाएंगे, हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। मैं एक सब्जेक्ट में केवल श्योर नहीं थी कि मैं उसमें पास होंगी या फेल होंगी, और वो थी मैथ्स। एनीवे कोई बात नहीं है। वी ऑल वी कैन डू इज वेट। हम कर भी क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर सकते हैं। ऑल वी कैन डू, हम सभी लोग एक चीज कर सकते हैं, इज वेट, वो है इंतजार। हम सभी लोग सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। Until then, तब तक we keep telling each other not to lose heart। तब तक हम सिर्फ एक दूसरे को ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कि अपना अपना धैर्य मत खो, अपना अपना हृदय मत खो, सब लोग साहस बनाए रखो, हम लोग पास हो जाएंगे, एक दूसरे को बस ये बता रहे हैं। और आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं, आई गेट along pretty well with all my teachers। सभी टीचर्स के साथ मेरी बहुत अच्छी बनती थी। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल का मतलब होता है बहुत अच्छा बनना, मतलब इनसे जितने भी टीचर्स थे सबसे इनकी बहुत अच्छी बनती थी। विद ऑल माय टीचर्स, जितने भी इनके टीचर्स थे उन सभी टीचर्स से इनकी बहुत अच्छी बनती थी। देयर आर 9 ऑफ देम। और वो कितने थे नंबर में, वो थे 9। 7 मेन एंड 2 वुमेन। 7 पुरुष थे और 2 महिलाएं थी जिनसे इनकी बहुत अच्छी बनती थी। मिस्टर कीसिंग, मिस्टर कीसिंग एक टीचर थे, तो ओल्ड फैगी हु टीचर्स मैथ्स। ओल्ड थे, फैगी थे। फैगी का मतलब होता है ओल्ड फैशन्ड टीचर, ओल्ड फैशन्ड पर्सन, ये फैगी का मतलब होता है। तो वो एक ऐसे टीचर थे जो मैथ्स पढ़ाते थे, वो ओल्ड फैशन्ड थे, मतलब पुराने जमाने के ख्यालों वाले व्यक्ति थे। वाज अनॉयड, वो चिढ़े हुए थे, विद मी, मुझसे, फॉर एजेस, काफी लंबे समय से, वो मुझसे काफी लंबे समय से चिढ़े हुए थे। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बातें करती थी, इसलिए वो मुझसे चिढ़े हुए थे। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई वार्निंग्स के बाद, कई वार्निंग्स के बाद ही असाइंड मी, उन्होंने पहले तो मुझे कई बार वार्निंग दी। वार्निंग मतलब बहुत बार मुझे सचेत किया कि आपको बातें नहीं करनी चाहिए, आपको क्लास के डेकोरम को मेंटेन करना चाहिए। क्लास एक ऐसी चीज है जहां पर सभी बच्चे इक्वल होते हैं, और अगर जो आप कंटिन्यू बात करते रहेंगे तो दूसरे बच्चे क्या सीखेंगे। तो इस चीज के लिए कई बार वार्निंग भी मुझे उन्होंने दी, लेकिन जब मैं नहीं मानी तो उन्होंने क्या किया, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन कर दिया। असाइन का मतलब होता है देना, तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। और एक्स्ट्रा होमवर्क में क्या दिया, एन एस्से ऑन द सब्जेक्ट, एक एस्से दिया एक सब्जेक्ट पर, और सब्जेक्ट था
एक चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब ही होता है बातूनी, जो बहुत ज्यादा बातें करता है उसे चैटर बॉक्स कहते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा बातें करती थी, तो उसी सब्जेक्ट पर उन्होंने एक एस्से लिखने को मुझे दे दिया, अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। आप इस चैटर बॉक्स वर्ड के बारे में क्या लिख सकते हैं, मतलब चैटर बॉक्स पर आप क्या लिख सकते हैं। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं इसके बारे में बाद में चिंता करूंगी, ऐसा ये डिसाइड करती है। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया कि मैं इसके बारे में बाद में चिंता करूंगी कि मुझे इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, इसके बारे में मुझे बाद में चिंता करनी है। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने क्या किया, जैसे उन्होंने मुझे ऐसे दिया तो मैंने क्या किया, जॉट डाउन कर लिया। जॉट डाउन का मतलब होता है लिख लेना, तो मैंने ऊपर लिख लिया, नोटबुक के ऊपर ही लिख लिया टाइटल चैटर बॉक्स। टग्ड इट इन माई बैग, और उसे रख लिया। टग्ड इन का मतलब होता है रख लेना, तो टग्ड इट कर लिया अपने बैग में। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और प्रयास किया कि अब मैं उनके क्लास में बात ना करूं, इसके लिए मैंने प्रयास किया। तो आगे बताते हैं फिर से, इतनी तो बात हो गई, इसके बाद में बताती हैं कि दैट इवनिंग, जब शाम का समय आया, स्कूल ओवर हो गया, शाम का समय आया, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट माई होमवर्क, मैंने अपना सारा होमवर्क जो बाकी सब्जेक्ट्स में था उसको करने के बाद, द नोट अबाउट द एस्से कॉट माई आई, वो जो नोट मैंने एस्से का लिखा था, टाइटल नेम लिखा था, वो मेरी आंखों के सामने आया। जब मैंने उसे देखा, आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, तो मैं सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी, अर्थात चैटर बॉक्स के बारे में सोचने लगी। वाइल चिविंग, और जब मैं सोच रही थी तो मैं कर क्या रही थी, वाइल चिविंग, मैं चबा रही थी द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन का टिप, टिप का मतलब होता है ये वाला पॉइंट पेन का, तो इस वाले पॉइंट को मैं चबा रही थी अपने माउथ में डालकर। एनीवन कुड रैम्बल ऑन, कहते हैं रैम्बल ऑन, रैम्बल ऑन का मतलब होता है टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, बहुत लंबा बना चढ़ा कर कुछ लिख देना, लेकिन उसका जो पर्पज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एमलेसली, मतलब बिना मतलब का, उद्देश्य रहित, ऐसा कुछ कोई भी लिख सकता था। एंड आई लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, और मैं क्या कर सकती थी साथ में, कोई भी तो ऐसा लिख सकता है, कैसा लिख सकता था, रैम्बल ऑन, पर्पजलेस लिखते चले जाओ और उनके वर्ड्स के बीच में बहुत ज्यादा ज्यादा स्पेस छोड़ दो, ऐसा तो कोई भी लिख सकता था। बट द ट्रिक was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking, लेकिन मुझे तो वो ट्रिक चाहिए थी, कौन सी ट्रिक चाहिए थी, जिससे मैं कन्विंस कर सकूं अपने आर्ग्यूमेंट देकर, अपने बहस को देकर, यानी कि अपने तथ्यों को देकर उन्हें टीचर को अपने कन्विंस कर सकूं, उन्हें मना सकूं, टू प्रूव और सिद्ध कर सकूं दैट द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, टॉकिंग करना कितना जरूरी है, इस चीज को मैं प्रूव कर सकूं और उन्हें इस चीज के लिए मना सकूं, ये जरूरी था मेरे लिए। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट, और फिर से सोचा, एंड सडनली, और अचानक से, आई हैड एन आइडिया, और अचानक से मेरे मन में एक विचार आ गया। आई रोट, और मैंने लिखे द 3 पेजेस, और 3 पेज मैंने लिख डाले। मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड, मिस्टर कीसिंग जिन्होंने मुझे असाइंड किया था, जिन्होंने मुझे वर्क दिया था, जब उन्होंने मेरा वर्क देखा, वाज सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड हो गए वर्क से कि हाँ आप जो बातें करती हैं उनकी नेसेसिटी है, उनकी जरूरत है। आई आर्ग्यूड, उसमें मैंने आर्ग्यू क्या किया था, उसमें मैंने क्या लिखा था ऐसा, तो उसमें इन्होंने लिखा था दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, कि जो टॉकिंग है वो स्टूडेंट का गुण है, विद्यार्थी का गुण है, ट्रेट का मतलब होता है गुण, तो विद्यार्थी का गुण है। आगे कहते हैं एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, लेकिन आगे कहती हैं स्टूडेंट का एक गुण तो है, लेकिन साथ साथ में मैं इसे प्रयास करूंगी, बहुत अच्छा अपना प्रयास करूंगी टू कीप इट अंडर कंट्रोल, ये गुण होने के साथ साथ मैं इसे कंट्रोल करूंगी। कोई भी गुण आपके अंदर है उस गुण को कंट्रोल करना भी आपको आना चाहिए, तो ये वही बात कहती हैं कि टॉकिंग करना एक अच्छी बात है, लेकिन ये कंट्रोल में टॉकिंग होनी चाहिए।
अगर जो ओवर हो जाती है, कोई भी चीज अगर जो आपके अंदर है और ज्यादा हो जाए, मात्रा से अधिक हो जाए, तो वो नुकसानदायक हो सकती है कभी कभी, यदि आप उसका सही यूज नहीं जानते हैं। तो वही चीज ये आर्ग्यू करती हैं और इसी के बारे में बताती भी हैं कि ये ट्रेड तो है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि इसे अपने कंट्रोल में रखूं। जो चीज आपके कंट्रोल में होगी वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। ट्रेड तो किसी भी की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वह ट्रेड अगर जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपको उससे फायदा नहीं मिलेगा ज्यादा। तो ऐसी वो आर्ग्यूमेंट देती है जिससे उनके जो मिस्टर कीसिंग है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। और आगे क्या होता है, तो आगे कहती हैं, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टाक्ड एज मच एज आई डिड, इफ नॉट मोर, एंड दैट देयर्स नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो आगे बताती हैं, आई वुड नेवर बी एबल, मैं कभी भी एबल नहीं हो पाई, कभी भी योग्य नहीं हो पाई टू क्योर माई सेल्फ, अपने आप को इलाज करने का। इलाज करने का मतलब टू कीप द हैबिट इन कंट्रोल, हैबिट को कंट्रोल में रखने के लिए मैं कभी भी अपने आप को नहीं बना पाई। ऑफ द हैबिट, वही हैबिट जो मेरे अंदर थी बातें करने की। सिंस माई मदर, और बाकी बताती भी हैं आगे क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि जो इनकी माता जी थी टाग्ड, वो बातें करती थी एज मच एज आई, जितना मैं बातें करती हूँ इतना ही वो भी बातें करती थी। आई डिड इफ नॉट मोर, मैं भी उतना ही बातें करती थी, यदि उनसे अधिक नहीं तो उनके बराबर मैं भी बातें करती थी। एंड दैट्स देयर नॉट मच यू कैन डू, और इसी कारणवश आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब होता है वे गुण जो आपको इनहेरिट में मिले हैं, मतलब वंश से मिले हैं, आपको अपने मम्मी पापा से जो गुण मिले हैं उन्हें आप बहुत ज्यादा कुछ उनके बारे में नहीं कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। आगे आगे कहते हैं, मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। तो जो मैंने ये गुण दिया था, जो मैंने ये चीज बताई थी, जो मैंने ये आर्ग्यूमेंट दिया था, इस आर्ग्यूमेंट में जब उन्होंने पढ़ा तो वो हंसने लगे, बहुत हंसे, गुड लाफ, बहुत हंसे। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, जब आगे भी मैं ऐसे ही प्रोसीड करती रहती हूँ बातें करना, तो वो क्या करते हैं, ही असाइंड मी अ सेकंड एसे, तो मुझे वो एक सेकंड एसे दे देते हैं। दिस टाइम, इस बार उन्होंने मुझे एसे दिया था। इट वाज सपोज्ड टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इस बार उन्होंने जो मुझे एसे का टाइटल दिया उसे दिया इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल का मीनिंग होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसी कोई चीज जिसको सुधारा नहीं जा सकता है उसे इनकॉरिजिबल कहते हैं। तो वह गुण जो इनके अंदर था, इनकी माता से आया था, उसे सुधारा नहीं जा सकता था, और ये नेक्स्ट लेसन्स में भी बातें करती चली जाती हैं, इसीलिए इनको एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हैं, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, जिसे सुधारा नहीं जा सकता है, ऐसा बातूनी। इस पर जब ऐसे देते हैं, आई हैंडेड इट इन, तो मैंने ये भी लिखकर दिखा दिया उन्हें। एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, इस बार उनके पास मेरे खिलाफ कंप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं था। अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, लगभग 2 पूरे के पूरे लेसन्स तक मैं बातें करती रही, लेकिन वो कंप्लेन नहीं कर पाए इसकी कि तुम क्यों बातें कर रही हो लगातार। हाउएवर, यद्यपि ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, यद्यपि जब तीसरा लेसन वो पढ़ाने लगे, ही वुड फाइनली हैड इनफ, तो उन्होंने सोचा कि अब बहुत हो गया, ये बच्ची कहना ही नहीं मान रही है लगातार, तो उनके लिए बहुत हो चुका था। तो वो मुझसे कहते हैं, एनी फ्रैंक, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग, टॉकिंग के पनिशमेंट के रूप में, इन क्लास में राइट एन एसे इनटाइटल्ड, तो आप एक फिर से एसे लिखिए जिसका टाइटल है क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ये क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स,
इस टाइटल पर आप एक से एक फिर से मुझे लिखकर दिखाइए। तो जब ऐसा इन्हें ऐसे फिर से एक देते हैं तो ये क्या करती हैं, उसे फिर से लिखती हैं। और लिखने से पहले भी कुछ चीजें होती हैं, वो क्या होती हैं, द क्लास रोड। जब ऐसा ऐसे इनको टाइटल में मिलता है तो पूरा का पूरा क्लास मतलब हंसने लगता है। रोड का मतलब तो ऐसे होता है दहाड़ना, लेकिन यहाँ का मतलब है पूरा का पूरा क्लास हंसने लगा। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी उनके साथ हंसना पड़ा। दो, यद्यपि आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड, यद्यपि मैं बहुत ज्यादा ऊब चुकी थी, एग्जॉस्ट हो चुकी थी। माई इनज्यूनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, तो चैटर बॉक्सेस का जो टॉपिक मुझे मिल रहा था, इनज्यूनिटी का मतलब होता है ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिनेस। तो ये जो इसकी ओरिजिनलिटी थी इस चैटर बॉक्स टॉपिक की, उस चैटर बॉक्स टॉपिक से, उसकी ओरिजिनलिटी से मैं बार बार ऊब चुकी थी, बहुत ज्यादा ऊब चुकी थी। बहुत ज्यादा जब ऊब चुके थे तो इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स। तो बार बार उसी चीज के बारे में लिख रही थी, तो उससे जब ऊब गई तो इन्होंने सोचा कि इस बार हम इस टॉपिक में कुछ अलग से करेंगे, समथिंग ओरिजिनल, बिल्कुल रियल वाली चीज अब की लिखेंगे हम। माय फ्रेंड, जो मेरी फ्रेंड थी जिसका नाम सेन था, हुज गुड एट पोएट्री, जो पोएट्री में बहुत अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी, उसने मुझे हेल्प करने की ऑफर किया, उसने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगी राइट द एस्से, एस्से को लिखने में, और फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से लेकर अंत तक मैं इसे लिखने में आपकी मदद करूंगी। इन वर्स, वर्स का मतलब होता है कविता में, तो कविता में, छंद में, दोहे में इसे लिखने का इन्होंने कहा कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूं कि मैं आपको मदद करूंगी और आप इसे वर्स में लिख पाएंगे। एंड आई जंप्ड फॉर जॉय, जैसे उसने मुझे ऐसी प्रॉमिस करी तो मैं खुशी से कूद पड़ी। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, हुआ क्या, मिस्टर कीसिंग मेरा बार बार मजाक उड़ाना चाहते थे विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट। रेडिकुलस मतलब होता है अजीब, बेतुका, तो इस बेतुके जो सब्जेक्ट था जिस पर मुझे बार बार दे रहे थे इससे लिखने को, उसके थ्रू वो मुझे मेरे पर मजाक बनाना चाहते थे। बट आई वुड मेक श्योर, लेकिन मैं बिल्कुल निश्चित थी, जोक वाज ऑन हिम, कि इस बार जो जोक होगा वो उनके ऊपर उल्टा होगा। आई फिनिश्ड माई पोएम, इस बार मैंने पोएम को अपने फिनिश किया। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और वो पोएम जो मैंने लिखी वो बहुत ही अच्छी पोएम थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये पोएम जो थी वो एक मदर डक के बारे में थी, एंड फादर स्वान के बारे में थी। मदर डक और फादर स्वान के बारे में ये पोएम थी, विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और जिनके 3 बेबी डकलिंग्स भी थे छोटे छोटे, उन पर मैंने इस बार पोएम लिखी थी। हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, जिन्हें मार दिया गया था, काट कर मार दिया गया था उनके फादर के द्वारा ही। क्यों मार डाला, क्योंकि वे करते थे क्वैक्ड टू मच, बहुत ज्यादा बातें करते थे, इसलिए उन्हें मार दिया। लकीली, भाग्यवश क्या हुआ, मिस्टर कीसिंग, जो मिस्टर कीसिंग थे, टुक द जोक द राइट वे, उन्होंने इस जोक को, जो मजाक मैंने उनका बनाने का प्रयास किया था, उन्होंने इसे राइट वे में लिया, मतलब सही वे में लिया। सही वे में अगर जो नहीं लेते तो सोचते इसका मतलब है मैं आपको मारना चाहता हूं इसलिए आप ऐसा लिख रही हैं, तो सही वे में लिया, लिखा कि नहीं, बच्ची ने बहुत सही तर्क दिया है, तो सही तर्क के रूप में लेते हैं। ही रेड, और आगे क्या करते हैं, वो पोएम को रेड करते हैं, मतलब पढ़ते हैं। रेड द पोएम टू मी क्लास, क्लास में उन्होंने पोएम पढ़ी। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने भी कमेंट उसमें ऐड करते हैं। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल एज, और साथ में कई अन्य क्लासेस में भी वो पोएम को पढ़ते हैं। सिंस देन, तभी से, आई हैव बीन अलाउड, तभी से मुझे अलाउ कर दिया, मुझे अनुमति दे दी, टू टॉक, बात करने के लिए। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद से मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क उन्होंने नहीं दिया। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर कीसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स,
दीज डेज। इसके विपरीत मिस्टर केसिंग्स क्या करने लगे, जोक करने लगे, मतलब मजाक मजाक करने लगे, और जिससे बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो इस प्रकार से इस चैप्टर को यहीं पर एंड कर दिया जाता है। आगे यहाँ पर लिखा भी है योर्स एंड, योर्स एंड, ये जो चैप्टर है वो एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये एक्सट्रैक्टेड चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल। फ्रॉम का मतलब होता है से, और द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल का मतलब है ये टाइटल नेम है उस बुक का जहां से ये चैप्टर लिया गया है। थोड़ा सा पार्ट लिया है विद स्लाइट अडॉप्टेशन। स्लाइट मतलब है हल्का सा, अडॉप्टेशन का मतलब वहीं से लिया गया है, निकाला गया है, थोड़ा सा अडॉप्टेशन किया गया है, हल्का सा। तो चैप्टर को यहीं पर क्लोज कर दिया है। तो ये है एनी फ्रैंक का एक छोटा सा चैप्टर। अगर जो आपको चैप्टर बहुत अच्छा लगा है और आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।